हेलो व्यूअर्स। प्लांट सेल वॉल के फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी प्राइमरी सेल वॉल स्ट्रक्चर की, जो किसी भी कोशिका को बेसिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है और इस कोशिका को सुदृढ़ता या इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसके डिफरेंट फंक्शंस करने में सहायक होते हैं, वह प्राप्त होता है उसके सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर से। यानी पहले प्राइमरी वॉल बन जाती है, कोशिका जब बनती है उस समय से बनना शुरू होती है। धीरे धीरे कोशिका दीर्घीकरण के समय में यह प्राइमरी वॉल स्ट्रक्चर विस्तृत होता है और उसके बाद जब विभेदन की अवस्था आती है तो अधिकांश कोशिकाओं में सेकेंडरी वॉल लेयर्स का बनना प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर की। वे कोशिकाएं जिनको बेसिकली सपोर्ट प्रदान करनी होती है, चाहे वो कॉलेनकाइमा के रूप में हो, स्क्लेरेनकाइमा के रूप में हो, या हमारा मेन वैस्कुलर बंडल स्पेशली द जाइलम जो कंडक्शन वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, इन सभी में सेकेंडरी वॉल लेयर्स डेवलप होती हैं। जैसे ही कोशिका विभेदित होकर चुकती है, जैसे ही कोशिका का संपूर्ण दीर्घीकरण होकर चुकता है, विभेदन शुरू होता है, उस समय सेकेंडरी वॉल सिंथेसिस प्रारंभ हो जाता है। और यदि पूरी संपूर्ण कोशिका के आर पार ये सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर बन जाए तो द सेल्स दे डाई बाय अपोप्टोसिस, as is the case in the xylem, the tracheids, the xylem vessels, the tracheids, the sclerenchymatous tissue। और कॉलेनकाइमा वगैरह में यह जो सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ कोण पे, दृढ़ कोणों तक, तो कोणों पे बनता है। तो बाकी पार्ट में प्राइमरी वॉल लेयर्स होता है, जिसके कारण ये जीवित कोशिकाएं हैं कॉलेनकाइमा की। तो ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जो किसी भी प्लांट को बेसिकली मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रदान करती है। और जो सैप है, सैप मीन्स वाटर अलोंग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल्स, they are transported from the soil to different parts of the plant, चाहे वो कितने ही बड़े जिम्नोस्पर्म्स जैसे बड़े प्लांट्स हो या छोटे प्लांट्स। सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर जो है, यह बेसिकली इसका डेवलपमेंट इट लेड टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। किसी भी स्थलीय जगह पर पौधे को अपने आप को सुदृढ़ता से खड़े रखने के लिए इन सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह रिजिडिटी प्रदान करते हैं। और यह प्राइमरी वॉल लेयर्स के बीच नीचे, यानी सबसे बाहर मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल स्ट्रक्चर, और उसके बाद ये लेयर्स बनते हैं सेकेंडरी वॉल लेयर्स, यानी प्राइमरी वॉल और आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उनके मध्य। और यह इनकी जो थिकनेस है दैट में रेंज फ्रॉम 5 to 10 म्यूमीटर माइक्रोमीटर। और कई बार यह इतनी अधिक थिकनिंग हो जाती है या इतनी अधिक लेयर्स में इतनी सुदृढ़ता से ये सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कि जो सेंट्रल ल्यूमेन है वह समाप्त हो जाता है, कोशिका डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर्स विभिन्न लेयर्स में पाए जाते हैं, जैसे S1, S2 एंड S3। और इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर केमिकल कंपोजिशन का नहीं है, पर किस प्रकार से ये माइक्रोफाइब्रल्स दे फॉर्म मैक्रोफाइब्रल्स, इनका जो ओरिएंटेशन है, इनमें जितनी बॉन्डिंग है, उनमें अंतर होता है सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर के इन तीनों लेयर्स में। प्राइमरी वॉल के बिल्कुल पास में जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी योर S1 लेयर।
इसके बाद बीच का लेयर दैट इज द S2 लेयर, और यह सबसे अंदर वाला S3 लेयर, यानी प्लाज्मा लेमा के बिल्कुल पास में। कुछ प्लांट्स में टर्चरी वॉल स्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाता है, जो ऐसा माना गया है कि इट इज द वैरायटी फॉर्म ऑफ दिस S3 लेयर इटसेल्फ। पर एक टर्चरी वॉल जैसी संरचना भी कुछ प्रकार के पादपों में पाई जाती है। ये जो डिफरेंट सब लेयर्स हैं सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर के, दैट इज S1, देन S2 एंड S3। यूजुअली जो S2 है उसकी थिकनेस में विभिन्न कोशिकाओं में अंतर होता है। दैट इज S1 is more or less the same, S3 is more or less the same. What differs is, जो परिवर्तन होता है वो है S2 की थिकनेस में। जो सेलुलोज फाइबर्स हैं वो सामान्यतः एक हेलिक्स के रूप में इस लेयर में अरेंज्ड होते हैं। जब सेकेंडरी वॉल डेवलप होती है तो बाकी का जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे वह उसके रहने की जगह, उस मतलब जो सेंट्रल ल्यूमेन है वो ऑब्लिटरेट होता जाता है, उसमें वॉल लेयर्स बनते जाते हैं, तो वह बहुत S3 के बिल्कुल लग करके रह जाता है और एक विशेष लेयर का निर्माण करता है वैरायटी लेयर। वैरायटी जिसमें उभार हो, जो इरेगुलर हो, और यह लेयर कई बार टर्चरी वॉल के रूप में इसको टर्म किया जाता है या इसको टर्चरी वॉल लेयर कहा जाता है। जो सेकेंडरी वॉल डिपोजिशंस है वो बहुत रेगुलर नहीं है, यानी संपूर्ण कोशिका भित्ति पर समान रूप से हो यह आवश्यक नहीं है। यह किस प्रकार से होंगे उसके आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल थिकनिंग्स आते हैं, एंड ये सभी प्रकार की जो थिकनिंग्स है, चाहे एन्युलर हो, स्पाइरल हो, स्क्लेरिफॉर्म हो, जालिकाव्रत हो, ये सब जो प्रकार की सेल वॉल डिपोजिशन के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, दे गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जहां संपूर्ण कोशिका में हो जाती है वो स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाते हैं, ध्रणोतक। जहां सिर्फ कॉर्नर्स पे होती है वो कॉलनकाइमेटस हो जाते हैं। जो जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स हैं उसमें भी इन डेपोजिशंस का क्या पैटर्न होगा उसके आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग्स आर देयर, एंड दिस इज very much characteristic of the plant type, of the tissue type, और उसका वास्तव में क्या कार्य है उसके आधार पर यह सेल वॉल डिपोजिशंस होते हैं। इसके अतिरिक्त इन सेल वॉल्स के बीच में कई बार इंटरैक्शंस पाए जाते हैं, यानी एक सतत लेयर के रूप में नहीं होती, बीच बीच में पिट्स पाए जाते हैं, गर्त। यह गर्त सिंपल पिट्स हो सकते हैं या बॉर्डर्ड पिट्स हो सकते हैं। प्राइमरी वॉल लेयर along with the plasma lemma it is present, और उसके बाद जब ये सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन होता है तो यदि बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू वाला पिट है तो उसको हम कह देते हैं सिंपल पिट। इनके माध्यम से दो जो नेबरिंग कोशिकाएं हैं वो आपस में, उनमें चैनल बना रहता है, आपस में उनमें कम्युनिकेशन का लिंक बना रहता है। ये जो बीच की मेम्ब्रेन है जो इन दोनों कोशिकाओं के बीच पिट रीजन में है, दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द पिट, और इसमें कई बार सेंट्रल थिकनिंग भी पाई जाती है जिसको अपन टॉरस कहते हैं, और इस प्रकार की जो पिट्स बनते हैं वो हमारे हो जाते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। यदि एक ही कोशिका में ये सेकेंडरी डिपोजिशन है तो हाफ सिंपल पिट हो गया या हाफ बॉर्डर्ड पिट हो गया। तो इस प्रकार से पिट्स के विभिन्न प्रकार भी इसी सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन के कारण बनते हैं, और किसी भी पादप में चाहे फॉर्म्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो या सेल सैप हो,
that is not cell sap, the water conduction, water with dissolved minerals, असेंट ऑफ सैप में भी इन पिट्स का विशेष योगदान रहता है। रासायनिक दृष्टि से सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर्स दे आर द सेम, दैट इज वही पॉलीसेक्राइड्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। यहाँ हेमीसेलुलोज में जाइलैन प्रमुख रूप से आ जाता है, बाकी ग्लूकोनो जाइलान भी होता है, अराबिनो जाइलान भी होता है, ग्लूकोमैनिन भी पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है लिग्निन का आधिक्य। जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वह यहाँ पर उनका ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, उसमें भिन्नता आ जाती है। इनमें अधिक पॉलिमराइजेशन पाया जाता है, अधिक आपसी बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण विद इन द माइक्रोफाइब्रिल्स, जिसके कारण दे आर मोर क्रिस्टलाइन। और इस हायर डिग्री ऑफ माइक्रोफाइब्रिल ऑर्गेनाइजेशन के कारण इन द सेकेंडरी वॉल लेयर्स दी सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स विच फॉर्म्स मैक्रोफाइब्रिल्स, दे आर मोर कॉम्पैक्टली अरेंज, इनका अरेंजमेंट बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। और जब इन नेटवर्क में यानी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज दैट इज जाइलैंस, इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है, तो जो वाटर है वो एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, जिसके कारण ये हाइड्रोफोबिक लेयर होता है। इसके माध्यम से इट इज इम्परमिएबल, इसके माध्यम इसमें कोई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नहीं हो सकते। इसका कार्य स्ट्रक्चरल सुदृढ़ता प्रदान करना है किसी भी पादप कोशिका को। तो जो ये सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, यह आपस में एक मेशवर्क, नेटवर्क बनाते हैं और इनमें आपस में इनको जोड़े रहने का काम करते हैं लिग्निन। लिग्निन सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण संगठक है। यह लिग्निन इस सेकेंडरी वॉल लेयर को इसकी इम्परमिएबिलिटी, इसकी सुदृढ़ता, इसका हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ये प्रदान करने में प्रमुख भूमिका प्रदान करता है। तो यहाँ पे सबसे बाहर कोशिका में मिडिल लैमेला है, इसके बाद प्राइमरी वॉल स्ट्रक्चर आ जाएगा और प्राइमरी वॉल स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में डिफरेंट वॉल लेयर्स के रूप में S1, देन S2, देन S3, इनके रूप में यह सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर बन जाता है। जो सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर है इसमें नो डाउट सेलुलोज मैक्सिमम मात्रा में होता है, इसीलिए सेलुलोज इज द मोस्ट abundant biopolymer in nature. It is the most abundant complex polysaccharide, most abundant polysaccharide, और second most abundant carbohydrate होता है in nature, that is lignin, क्योंकि लिग्निन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये मान लीजिए कि जितना भी पादप जगत के मेंबर्स सुदृढ़ता से इस पृथ्वी पे खड़े हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर्स का, which are basically made up of this lignin along with the cellulose and hemicellulose. सेकेंडरी वॉल लेयर्स में पेक्टिन्स बहुत कम होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स तो होते ही नहीं है, या अगर किन्हीं वॉल लेयर्स में पाए भी जाते हैं तो वो बहुत नगण्य मात्रा में। तो जो टिपिकल सब्सटेंस है दैट इज लिग्निन। लिग्निन इज द फिनोलिक पॉलीमर जो 3 प्रकार के मोनोलिग्नॉल सब यूनिट्स का बना है। G subunit, that is guacyl unit, syringal unit, that is S unit, and H, that is p hydroxyphenyl subunit.
और इन 3 सब यूनिट्स का क्या अनुपात है? इट इज it is crystalline. Lignin is basically crystalline substance. तो इनका क्या आपस में अनुपात है, उस पर निर्भर करता है लिग्निन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज और इनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, कितनी सुदृढ़ता होगी उस सेकेंडरी वॉल स्ट्रक्चर में, जिसका पार्ट होगा वह लिग्निन का मॉलिक्यूल। तो ये जो फिनोलिक पॉलीमर है, यह पानी को वहां से हटा देता है सेकेंडरी वॉल लेयर से और एक हाइड्रोफोबिक मैश प्रदान करता है, जिसमें सेलुलोज और हेमीसेलुलोज उपस्थित रहते हैं। इट प्रिवेंट्स द वॉल एनलार्जमेंट, और क्योंकि दीर्घीकरण अब संभव नहीं है, इट इज वेरी प्लास्टिक, इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती इन सेकेंडरी वॉल लेयर्स में, और अतः इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो कंटिन्यूअस वाटर कॉलम को सपोर्ट कर सके इन द आपका जो जाइलम पार्ट है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस में सुदृढ़ता प्रदान कर सके किसी भी पादप को, चाहे वह बाहर की चलती हुई इतनी तेज हवाएं हो या अन्य एक्सटर्नल प्रेशर्स, फोर्स, उनके प्रति सुदृढ़ता प्रदान करने का काम भी यह लिग्निन तत्व के कारण बेसिकली होता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो क्रॉस लिंकिंग है, डिफरेंट टाइप्स, वो इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, इस टाइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यह इनको बायोटिक स्ट्रेस, जो डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके प्रति भी प्रोटेक्शन प्रदान करता है लिग्निन मॉलिक्यूल। ये जो डिफरेंट कोशिकाएं हैं, ये अपने आप को डेवलप करती हैं, डिफरेंट वॉल लेयर्स बनाती हैं। प्राइमरी वॉल लेयर्स सभी कोशिकाओं में, और उसके बाद अपने कार्य और उसका जो कंपोजिशन, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुरूप सेकेंडरी वॉल लेयर्स। और इस प्रकार से हमारा पादप जगत
इस पृथ्वी को सुशोभित किए हुए है। धन्यवाद।